नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे पन्ना के आज के इस एपिसोड में। मैं हूं अनिल नागर, आपके सामने आज की जो करंट विषय है उस पर लेके आया हूं। कुछ चर्चा करेंगे। आज के कुछ मुख्य समाचार, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव। और जैसा कि अभी कुछ एग्जिट पोल आए हैं जिसमें हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है और जम्मू कश्मीर में भी गैर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। यहाँ पर अब अगर कोई चमत्कार हो जाए, जैसा कि लोकसभा चुनाव में हुआ था कि भाजपा को 400 पार बता रहे, 400 के आसपास बता रहे थे और हुआ कुछ और ही। हालांकि सरकार भाजपा बना पाई मगर पूर्ण बहुमत के साथ नहीं। तो ऐसा कुछ अगर कुछ चमत्कार हो जाए और एग्जिट पोल में गलत निकले तो भाजपा की सरकार हरियाणा बनने के अवसर है। अन्यथा एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव दिख रहा है और हो सकता है कि भाजपा की सरकार खो दे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने और उसमें भूपेंद्र हुड्डा ही मुख्यमंत्री बनेंगे अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है। अब भाजपा का जो दांव था, कुमारी शैलजा का जो खेला वो उनके साथ कांग्रेस के पार्टी के अंदर उन्होंने भरसक प्रयत्न किया कि उन्हें मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित किया जाए। उन्हें टिकट भी नहीं मिला। उनके पसंद के कुछ उम्मीदवारों को भी टिकट नहीं मिला। हुड्डा ने पूरी पार्टी अपने कब्जे में कर रखी और ऐसे भी काफ़ी लंबे समय से हरियाणा की कांग्रेस हुड्डा के अधीन है और हुड्डा ने उसे बंधक बना के रखा है। जब किसी और नेता का अवसर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और फिर हुड्डा जाट है, कुमारी शैलजा दलित है। तो अगर वहाँ हुड्डा बनते मुख्यमंत्री, अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है और हुड्डा मुख्यमंत्री बनते तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। मगर लोगों को ऐसा लग रहा था या बीजेपी ने कोशिश की थी कि कुमारी शैलजा के साथ जो बुरा बर्ताव हुआ है या उसको जो अपमानित किया है, उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया है, इस सिचुएशन को बीजेपी ने बुलाने की कोशिश की थी। मगर मैं जानता था शुरू से कि कुमारी शैलजा हालांकि दलित नेता है, महिला है, मगर उसका कोई वर्चस्व नहीं है। एक प्रख्यात नेता के रूप में उसकी कोई ख्याति नहीं है। वो सिर्फ एक नेता है, अपने बल पर आगे आई है, जीत कर आई है। मगर वो पूरे दलित समाज को साथ में ले सके या कांग्रेस में कोई बड़ी मुसीबत पैदा कर सके अपने बल पर, ऐसी वो हस्ती नहीं थी। इसे मैं जानता था कि कुमारी शैलजा के साथ जो कुछ भी हुआ उससे कांग्रेस के कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर वो जीत जाती है तो जीती जाएगी, अगर हार जाती है तो भी कुमारी शैलजा का इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। इससे हरियाणा का किस्सा तो बहुत ही साफ था, स्पष्ट था, सीधा साधा था। एंटी इनकम्बेंसी भी है और भाजपा के अवसर पहले से कम दिख रहे थे। बहुत ही अंत समय में नायब सिंह सैनी को जब मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा ने थोड़ी देर भी की और जल्दबाजी भी की। देर इसलिए की कि लोकसभा के चुनाव के ठीक पहले खट्टर को हटाकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया और ऐसा न दिखे कि शीर्ष नेता, भाजपा के शीर्ष नेता खट्टर के परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, ऐसा न दिखे, उसके लिए उन्हें केंद्र में आमंत्रित किया, केंद्र में टिकट भी दिया और जीत के आगे भी गए। तो ये एक आई वॉश था और बात बिगड़े नहीं, इसके लिए उनको उसमें अवसर देकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया। मेरी राय में नायब सिंह सैनी एक अच्छे नेता हैं और उनको सही अवसर मिला होता तो वो अच्छे नेता, अच्छे मुख्यमंत्री को बढ़ सकते थे। अब अगर वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, भाजपा की सरकार बनती है, तो ये हरियाणा के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि उनका व्यक्तित्व जो है वो एक अच्छे
काम के रूप में ऐसी उनमें झलक दिखती है। उनकी तुलना मैं करूँगा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से। रेवंत रेड्डी भी एक अच्छे इंसान है, अच्छा व्यक्तित्व है, उनके इरादे स्पष्ट हैं और वो काम करने की क्षमता रखते हैं। कितना कर पाएंगे इसके पहले मैं रेवंत रेड्डी पे भी वीडियो बनाया था। गैर भाजपा पार्टी में मुख्यमंत्री विशेषकर उसमें रेवंत रेड्डी को मैं शीर्ष स्थान देता हूँ। अगर वो अच्छा काम कर सके तो एक बहुत बड़ी बात होगी और ये एक चुनौती भी होगी राहुल गांधी को। इससे मुझे लगता नहीं कांग्रेस में ऐसा कोई वातावरण है, ऐसा कोई वहाँ का माहौल है, इसी वहाँ का कोई कल्चर है जिसमें कोई मुख्यमंत्री हो या कोई मंत्री हो वो अच्छा काम कर दिखाए और शीर्ष नेता को खासकर राहुल और प्रियंका को चुनौती दे, ऐसी संभावना कम है। अब आता हूँ मैं, इसलिए नायब सिंह सैनी भी उसी तरह के नेता हैं रेवंत रेड्डी की तरह। अब देखते हैं उनको फिर से अवसर मिलता है नहीं। अगर उनको फिर से अवसर मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है कि नायब सिंह सैनी एक बहुत ही अच्छे सफल मुख्यमंत्री रूप में स्थापित होंगे, जैसे कि हेमंत विश्व शर्मा या योगी जी बनकर आए। देवेंद्र फडणवीस भी अच्छे मुख्यमंत्री थे, मगर उन्हें कुछ कारणवश हम जानते हैं महाराष्ट्र में क्या खेला हो गया था, तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से वंचित होना पड़ा। अगर वो दूसरे मुख्यमंत्री बनते तो एक बहुत बड़ी सेकंड लाइन, भाजपा की जो सेकंड लाइन है उसमें एक और नाम जुड़ जाता। वसुंधरा राजे में विपुल संभावनाएं थी, मगर उनको दो बार अवसर मिला और उन्होंने अवसर गंवा दिया। और पिछली बार जो मुख्यमंत्री बनी थी प्रचंड बहुमत के साथ, मगर उन्होंने 8 AM to 8 PM की जो बात बहुत लोकप्रिय है कि आफ्टर 8 PM नो CM, इस तरह की जो माहौल बना हुआ था, तो उन्होंने अपनी ख्याति खोई और अपना भविष्य भी खोया, जहाँ तक मैं समझता हूँ। दो बार अवसर मिलने के बाद भी अगर कोई अच्छा काम न कर सके, जो मूलभूत जो काम होते हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो कोई न कर सके, तो ये किसी भी मुख्यमंत्री के लिए शर्म की बात है, चाहे वो भाजपा का हो या गैर भाजपा का हो। दूसरी बात, अब आते हैं हम जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर बहुत ही महत्वपूर्ण राज्य है, मगर इसमें बहुत ही सपाट और स्पष्ट समीकरण है। जम्मू में भाजपा को 30 से 35 सीट अवश्य मिलेगी, उससे ज़्यादा मिलने की अवसर नहीं है। जबकि कश्मीर में भाजपा को बहुत ही कम, न्यूनतम सीट मिलने की आशंका है, संभावना है। मैं तो हो सकता 2-5 सीट भाजपा को कश्मीर घाटी में मिली है। और कश्मीर में जो चुनाव है, हालांकि राहुल गांधी इस चुनाव को नरेंद्र मोदी और भाजपा को रेफरेंडम के रूप में ले लें, जैसे कि आर्टिकल 370 धारा 370 और 35 होता है, तो वो इस चुनाव को एक रेफरेंडम के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करेंगे, अगर वहाँ पे भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, जो नहीं बनती नज़र आ रही है, तो ये बताने की कोशिश करेंगे कि धारा 370 हटाया, उसके विरोध में घाटी ने वोट दिया। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ, घाटी ने वोट दिया, यही एक रेफरेंडम है कि धारा 370 हटाना अच्छा था, एक अच्छा निर्णय था, सार्थक था, और ये देश के लिए भी अच्छा रहा और कश्मीर के लिए भी अच्छा है। मगर ये इस प्रकार इंटरप्रेट करने की कोशिश करें, ऐसा विमर्श बनाएंगे कि देखिए धारा 370 हटाया, उसके विरोध में कश्मीर की घाटी ने वोट दिया। हालांकि धारा 370 जो भी सरकार बने कश्मीर में, वो ला सके ऐसी क्षमता उनके पास नहीं है। न उनके पास इतना पावर शक्ति है, न क्षमता है, न उनके पास संवैधानिक अधिकार है कि वे धारा 370 और 35A को फिर से ला सके। तो ये, मगर मेरी राय में ये मोदी जी का रेफरेंडम नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का रेफरेंडम नहीं है,
ये धारा 370 का भी रेफरेंडम नहीं है। चुनाव घाटी का जो चुनाव है जम्मू कश्मीर, खासकर कश्मीर का, ये चुनाव कश्मीर की जनता का रेफरेंडम है, उनके ऊपर रेफरेंडम है कि वे किसके साथ है, वे विकास के साथ है या अराजकता के साथ है। और अभी जो फिलहाल अभी जो घटनाएं घटी, ईरान और इजराइल की जो घटनाएं घटी, उसमें जिस प्रकार से ईरान के किसी नेता की हत्या, नसरुल्लाह की हत्या हुई, उसे मार दिया इजराइल ने, उसमें जिस तरह की प्रतिक्रिया भारत में हुई है और कश्मीर में भी हुई है, ये दिखाता है कि वो कह रहे हैं कि हम वही हैं, हमें वही चाहिए, हम मुस्लिम हैं और भारतीय जनता पार्टी को हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। फिर भी मैं नहीं चाहता और मैं नहीं जानता हूँ और मुझे विश्वास है कि धारा 370 को हटाया इससे कश्मीर की जनता में रोष है, ऐसा नहीं है। वहाँ की जनता को इससे कुछ लेना देना नहीं था। धारा 370 से न कश्मीर जनता को लाभ हुआ और हटाने से न कोई नुकसान होगा, उल्टा कश्मीर की जनता को इससे लाभ ही हुआ है। मगर फिर भी मुझे नहीं लगता है कि घाटी के मुसलमान या भारत के मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत देंगे या अधिक से अधिक मत देंगे। कुछ प्रतिशत अवश्य 1-2-5% होंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देते होंगे। लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ है, 1-2-5% ही मुसलमानों के वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिले। उन्हें स्वर्ण मुद्रा दे दो, उन्हें स्वर्ण घर बना के दे दो, कश्मीर को स्वर्ण नगरी बना दो, मगर उनकी जो मानसिकता है भारतीय जनता पार्टी को कभी स्वीकार नहीं करेगी। और ये जो अभी घटनाएं घटी और ईरान में उन्होंने जिस तरह का प्रदर्शन किए, जिस तरह से लोग सड़क पे आ गए, ये उन्होंने अपना जो मानसिकता दिखाई कि हम क्या हैं। इसलिए ये रेफरेंडम कश्मीर की जनता पर है, मोदी सरकार पर नहीं है। आर्टिकल धारा 370 हटाए उसके ऊपर भी नहीं है। वो तो एक बोले बिसरे गीत की तरह है, बोल चुके हैं वहाँ के लोग, उसे उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ वहाँ की कुछ पार्टियाँ हैं, कुछ नेता हैं जो इसे जीवित रखना चाहते हैं कि शायद उसके बल पर उनको वोट मिल जाए। मगर एक बात तो देखने जैसी है कि लोकसभा में उमर अब्दुल्ला चुनाव हार चुके हैं और महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार चुकी है। इसलिए उनकी राह भी इतनी आसान नहीं होगी। मगर जहाँ तक मैं समझता हूँ कश्मीर घाटी में, जम्मू को छोड़कर कश्मीर घाटी में भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छी सीट मिले, ऐसी संभावना बहुत ही कम है। तो इसका परिणाम ये होगा कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएगी और सरकार बनेगी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार बनेगी, यही संभावना है और यही होगा। क्योंकि जिस तरह के माहौल है, जिस तरह का एग्जिट पोल भी आया है, उसमें कुछ त्रिशंकु सरकार के आसार हैं, तो उसमें पीडीपी को साथ मिलेंगे और निर्दलीय जो है और जमाती जो कुछ पार्टियां हैं जो अस्तित्वहीन पार्टियां हैं, उनमें कुछ जीत के आए तो उनको भी वो भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे। जहाँ तक मैं समझता हूँ उनका समर्थन भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस की तरफ जाएगा। कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार बनेगी मिलीजुली। कितनी चलेगी, कब तक चलेगी, ये कहना कठिन है। मगर एक सशक्त भाजपा की विपक्ष के रूप में स्थापित होने पर मैं विश्वास करता हूँ कि वहाँ का माहौल फिर से अराजकतापूर्ण नहीं होगा, पत्थरबाजी वाला नहीं होगा, घाटी में आतंक नहीं होगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मगर कुछ भी कहना मुश्किल है। कांग्रेस की सरकार हो, उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती अपने इरादे स्पष्ट कर चुके हैं कि वो क्या चाहते हैं कश्मीर में।
पाकिस्तान के राग आलाप करके उन्होंने अपनी मनोदशा और मंशा भी दिखा दी है। इससे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह, फिर से कहूँगा, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह कश्मीर की जनता के लिए है। और मैं जानता हूँ कि पूरे विश्व की निगाहें की दृष्टि इस चुनाव पर है, खासकर पाकिस्तान और चीन की। और अगर भाजपा की सरकार नहीं बनती है, जबकि लगता है ऐसा ही है, तो पाकिस्तान में खुशी का माहौल होगा, चीन में खुशी होगी, अमेरिका ब्रिटेन में भी डेमोक्रेट पार्टी में खुशी की लहर होगी। मगर उन्हें एक चीज़ समझना चाहिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी बनती है, फिर भी वोट से, मतदान से, लोकतांत्रिक तरीके से जो सरकार बनेगी, और लोकतांत्रिक तरीके से सरकार बनेगी, यानी लोकतंत्र मजबूत हुआ है और एक बहुत ही निष्पक्ष चुनाव हुए हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है चुनाव में, ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसका एक विमर्श ये तो निकलना ही चाहिए कि कश्मीर घाटी में स्थिति सामान्य हुई है। अभी तक मोदी जी की सरकार, अमित शाह, मनोज सिन्हा ने मिलकर अच्छा काम किया है, शांति का वातावरण स्थापित किया है, लोगों में विश्वास जगाया है, तभी तो इतनी भारी मात्रा में लोग वोट देने आए हैं। इसलिए देखना है 8 तारीख को क्या होता है। एग्जिट पोल तो कुछ ऐसा ही बता रहे हैं, मगर फिर भी 8 तारीख तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी और 1-2 घंटे में चुनाव का परिणाम, उसका रुख स्पष्ट हो जाएगा और किसकी सरकार बनती है हमें मालूम हो जाएगा। तब तक के इंतजार करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत। मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए ताकि आपको मिलती रहे, और लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों को रेकमेंड भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।